हेलो बच्चा, कैसा है आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त, सब लोग खतरनाक। हाँ सर, बिल्कुल अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, गुड। तो देखो बच्चा, सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे जो प्लांट हैं उनके अंदर कैसे चीजें फ्लो होती हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को थोड़ा सा आगे कंक्लूड करेंगे। ठीक है। देखो, पादपों में जो परिवहन है बच्चा, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली कहाँ से होता है, पत्तियों से होता है और जड़ से होता है। ठीक है। परिवहन का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन को, मतलब उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे इंसान है तो उसमें ब्लड के फॉर्म में क्या होता है, परिवहन होता है। लेकिन अगर मैं पादपों की बात करूं तो पादपों में कैसे होता है, उसके बेसिकली दो अंग होते हैं। कौन कौन से परिवहन कराने में? पहला तो एक जाइलम हो गया, दूसरा फ्लोएम हो गया। ठीक है, ये बात सबको पता है। हाँ। अब देखो, ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनका अपना अपना खुद का फंक्शन होता है। ठीक है। एक क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। एक क्या करता है, जो जो हमारा प्लांट होता है, जो फूड प्रिपेयर करता है, उसको क्या करता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखो, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये तो खैर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे सिंपल, अगर आप देखो तो आप देखो यहाँ पे जो प्लांट होते हैं, बस ऐसा नहीं कि उनको केवल किसकी नीड नीड होती है। एक मिनट, इसको ब्लैक करता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक होगा तो ज्यादा ज्यादा क्लैरिफाई होगा। ठीक है। अब देखो, जो पादप के शरीर का निर्माण होता है वो किससे होता है? आवश्यक कच्ची सामग्रियां। तो जो कच्ची सामग्रियां हैं वो पादप को कहाँ से मिलेगी? बाहर से मिलेगी। जैसे एज ए फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एज ए फॉर्म ऑफ सनलाइट। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे खनिज लवण हैं जो हमारे प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, इनको मिट्टी से अवशोषित कर लेता है और उसके थ्रू क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर अपने उसका जो फूड होता है उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है। तो अब देखो, मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, खनिज लवण हो गए, ये सब किसके किस में ज्यादा होते हैं? मृदा में ज्यादा होते हैं। मृदा मतलब मिट्टी में ज्यादा होते हैं। ठीक है। और इसको जड़ों द्वारा कौन अवशोषित करता है? हमारे जो प्लांट होते हैं वो अवशोषित करते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि मृदा के संपर्क में वाले अंगों में क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो जाता है। कल मैंने आपको एक चीज बताया था, बड़ा सिंपल बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या चीज थी वो? देखो बच्चा, हमने पढ़ा था कि कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे सफेदा का पेड़ अपने गांव में देखा है, देखा होगा सबने। सफेदा का पेड़ बेटा बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा। ठीक है। बट आपने वहीं पे छोटे छोटे आम के पेड़ भी देखे होंगे। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनमें आम जो है बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, ऐसे भी पेड़ होते हैं। तो देखो, अगर जो मेरा प्लांट है वो छोटा है या फिर जो मेरा पौधा है वो छोटा है, तो उसमें जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जो भी रॉ मटेरियल है, जो उसको जरूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए, उसको क्या करता है, विसरण विधि द्वारा वो क्या करता है, अवशोषित करता है। विसरण का मतलब कि यहाँ से, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, विसरण में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो चीजें होती हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होती है, बढ़ती हैं। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मतलब जो चीज भी इस पौधे को चाहिए वो क्या होता है, विसरण के थ्रू इसके अंदर चला जाता है। ठीक है। बट विसरण तो एक लिमिट के बाद काम नहीं करता है। जैसे अरे भाई, सिंपल सी बात है, एक पाइप है मान लो। ठीक है। एक पाइप में अगर प्रेशर बन रहा है, कोई यहाँ से मोटर लगा हुआ है, वो प्रेशर बना रहा है, तो वो प्रेशर एक लिमिट तक ही बना पाएगा, उससे ज्यादा आगे नहीं बना पाएगा। तो वैसे ही विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, एक एक कम दूरी के लिए वैलिड होती है ये। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूरी के लिए वैलिड हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कम दूरी के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। ठीक है। तो जो छोटे पौधे होते हैं उनमें तो विसरण विधि द्वारा हम क्या करते हैं, चीजों का ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं, जैसे मैंने आपको एक यूकेलिप्टस या सफेदा का एग्जांपल दिया, ये सोचो कितने लंबे होते हैं, बाई गॉड, उनको देखने के लिए ऐसे सर को ऊंचा करना पड़ता है, इतने ऊंचे होते हैं। ठीक है। तो इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है बच्चा ना, वो बिल्कुल अलग टाइप का होता है। ठीक है, बिल्कुल अलग होता है। ओके। तो इनमें बेसिकली क्या होते हैं, हमने पढ़ा, मैंने बताया था, जाइलम फ्लोएम हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, जाइलम फ्लोएम, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था। ठीक है, अगर आप नोटिस करो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है जाइलम और क्या लिखा है, फ्लोएम। ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम ये क्या होते हैं, ये परिवहन के सबसे मुख्य अंग होते हैं किसी भी पादप के या पौधों के। ठीक है। जाइलम क्या करता है बच्चा, जाइलम ज से जल
और खनिज लवण का क्या करता है, वहन करता है। वहन करने का मतलब कि अगर मान लो जो पौधे की रूट है वो हमेशा मिट्टी में होती है, और मिट्टी में क्या होता है, पानी भी होता है और खनिज लवण भी होता है। तो जड़ें क्या करती हैं, जल और खनिज लवण को वहां से अवशोषित करती हैं, और अवशोषित करने के बाद ये जो जाइलम होता है इसके थ्रू क्या करती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, किसके, पौधे के। ठीक है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लो जाइलम का मेन फंक्शन आपको लिखने को आता है तो आप डायरेक्टली केवल इतना लिखना, मेन फंक्शन, छोटे में मेन फंक्शन यही है। फ्लोएम की बात करें तो जो फ्लोएम होता है बच्चा ना, वो क्या करता है, जैसे आपने, मैंने बताया था आपको कि जो पत्तियां होती है पौधों की उसमें खाना बनता है, किसका खाना बनता है, पौधों का खाना बनता है। ठीक है, क्योंकि उनको भी तो खाने की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, तो जब उनका खाना बनता है तो वो खाना जब पत्तियों में बन जाता है तो वो क्या होता है, वो जो हमारे पौधे होते हैं उनके विभिन्न भागों में क्या होता है, बंटता है। बंटने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो उसको ले जाने का काम कौन करते हैं बताओ, उसके लिए एक मार्ग तो चाहिए ना, एक रास्ता तो चाहिए ना। तो वो जो रास्ता होता है वो फ्लोएम देते हैं। ठीक है, तो जल और खनिज लवण किसमें फ्लो होता है, जाइलम में होता है। और फ्लोएम में क्या होता है, खाना जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है वो क्या होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसके, प्लांट के। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद देखो जाइलम और फ्लोएम में कभी कभी अंतर लिखने को आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंतर है मेरा, देखो, ये जाइलम है आपका और ये आपका फ्लोएम है। ठीक है, दोनों में कभी कभी आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कि बताओ दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है, जब आप अंतर लिखोगे ना तो इस तरह से टेबल बना के आपको अंतर लिखना होता है। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। ठीक है, फिर 1 2 1 2 करके ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, और बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हो। ठीक है, कोशिश करो कि कोई बड़ी चीज है उसको शॉर्ट में लिख दो। अगर वो लगता है कि शॉर्ट में लिखने के बाद हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने का मतलब, जैसे कुछ लोगों का टारगेट होता है कि सर मेरे को 3 पेज में लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार 3 पेज में मेरे पास तो कंटेंट है नहीं, तो आप बड़ा बड़ा लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार कंटेंट बहुत है और पेज कम है, तो क्या करो, आप शॉर्ट में लिखो। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है, पता है आपको। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है हमेशा शॉर्ट को ही पढ़ना पसंद करता है, वो नहीं चाहता कि मेरे को बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा या बहुत लेंदी चीजों को पढ़ना पड़े। ठीक है, तो हमेशा उसको आसान बनाओ, जो सामने वाला है उसको चेक करने के लिए आसान बनाओ अपने क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है उसके हाथों से कुछ ना कुछ हर एक स्टेप में नंबर फिसले, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो भी फिसलेगा वो आपका क्या होगा, वो आपकी टेक्निक होगी कि आप क्या उसके हाथों से नंबर ले पाते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, अगर मैं अंतर की बात करूं तो सबसे पहला अंतर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, जाइलम द्वारा जल और उसमें घुले लवणों का संवहन होता है। संवहन का मतलब कि एक जगह से वो चीज दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, जाइलम द्वारा, किसका, जल और लवण। फ्लोएम की बात करें तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया, बेसिक फंक्शन है ये, याद रखना। फ्लोएम क्या करता है, जो खाना बनता है पत्तियों में उसको क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, आ, मुख्यतः संवहन नलिकाएं होती हैं। ठीक है, नलिकाएं का क्या मतलब होता है, अरे सिंपल सी बात है, नलिका जैसे रुधिर वाहिकाएं नहीं होती है या रक्त वाहिकाएं, वैसे क्या होती है, इनकी नलिकाएं होती है। ठीक है, संवहन के लिए। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें मुख्यतः चलनी नलिका है। चलनी का क्या मतलब होता है, जैसे चलनी का सिंपल सा मतलब है कि वो भी नलिकाएं ही होती हैं बट वो चलनी के टाइप की होती है। चलनी कैसा होता है, चलनी ऐसे होता है ना, इस टाइप से। तो इस टाइप की नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो फ्लोएम का बेसिकली इस तरह से नलिकाएं होती हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, जाइलम की जो भित्ति होती है बहुत मोटी होती है। कैसी होती है, पता, बहुत मोटी होती है। ऐसा रीजन क्या है, रीजन रीजन देखो, ये है, मैंने आपको बताया जाइलम जो होता है वो जल और खनिज लवण का संवहन करता है। देखो, जब जल में खनिज लवण मिक्स होता है ना तो जल थोड़ा सा क्या हो जाता है, डेंसिटी उसकी इंप्रूव हो जाती है। और डेंसिटी इंप्रूव होने का मतलब क्या होता है, घनत्व उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। और मैं आपको बताऊं, जब ज्यादा घनत्व वाली चीज किसी जगह फ्लो करती है ना तो वो क्या करती है कि भित्तियों पर दाब ज्यादा अप्लाई करती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जाइलम में जो जल से युक्त खनिज लवण है उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, भित्ति पे दाब ज्यादा लगाएगी। और दाब ज्यादा लगाएगी तो इसका मतलब वो अगर मोटा नहीं है तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। 26 0 78।
तो दाब ज्यादा लगाएगी। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो जाइलम की भित्ति होती है बच्चा ना, भित्ति भित्ति मतलब, भित्ति का मतलब समझते हो ना, ये जैसे मेरा पाइप है तो इसके अंदर की दीवार ये वाली, इसी को हम भित्ति बोलते हैं। भित्ति मतलब इसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है। हम्म। तो जैसे ये मेरी नलिका है, ठीक है, तो इसकी ये भित्ति है। क्या है? भित्ति है। अब क्या करेगी, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। ठीक है। तो जल और खनिज लवण का क्या होता है, वहन होता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो ये जो भित्ति होती है बच्चा ने, बहुत मोटी होती है। किसकी? जाइलम। जाइलम की भित्ति कैसी होती है बच्चा? बहुत मोटी होती है। ठीक है। हाँ, अगर फ्लोएम की बात करें तो बोलते हैं कि जो फ्लोएम होता है उसकी भित्ति जाइलम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, पतली होती है। ठीक है। कैसी होती है बच्चा? पतली होती है। ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो वही जो है इनका एक अंतर, वही ये बता रहे थे मेरे को कि जो जाइलम की भित्ति होती है बहुत मोटी होती है, और जो फ्लोएम होता है उसकी भित्ति क्या होती है, कम मोटी होती है, मतलब कम होती है। ठीक है। ओके। उसके बाद देखो, ये तो हमने पढ़ लिया। आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये होता है। देखो, कुछ बेसिक अंतर तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। जैसे जैसे सर, बेसिक अंतर क्या बताया था आपने? देखो, आप सोच के देखो ना। देखो, जब मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था बच्चा, जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो, जब मैंने आपको ये वाला पढ़ाया था, ये वाला टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है, जो आपको रेड रेड दिख रहा है सब, ये सब क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। ठीक है। और बाकी ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब सिराएं हैं। क्या है बच्चा? सिराएं हैं। ठीक है। हम्म। ये सिराएं हैं। अब एक एक बात बताओ, तो पहला अंतर आपको पता चला कि नहीं पता चला? बताओ। पहला अंतर क्या? हाँ, तो जो मेरा पहला अंतर है बच्चा, वो क्या है? देखो यहाँ पे ये वाला जो ब्लड होता है, आपको पता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। तो अब यहाँ से जो ब्लड है वो पंप होता है, तो धमनियां क्या करती हैं, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। और जब ये ब्लड मेरा CO2 युक्त, CO2 रिच हो जाता है। CO2 रिच का मतलब कि ब्लड जब यूज हो जाता है ऑर्गेन के थ्रू या अंगों के थ्रू, तो वो कैसा कैसा ब्लड हो जाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हो जाता है। ठीक है, वो इस तरह से बन जाता है। तो फिर उसको कौन वहन करता है? उसको सिराएं करती हैं वहन। ठीक है, उसको क्या करती हैं? अब सिराएं क्या करेंगी? विभिन्न अंगों से जो खून यूज हो चुका है उसको दोबारा कहाँ लेके जाएंगी? हार्ट में लेके जाएंगी। ठीक है। तो पहला पहला मेरा अंतर क्या है? पहला अंतर, आओ वहां पे आते हैं पहले। देखो, अगर आप पहला अंतर जानो, ठीक है, तो पहला अंतर क्या है कि जो, चलो मैं यहाँ पे सिरा लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिरा लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? धमनी लिख दिया। ठीक है। समझ में आती है बात की नहीं आती है? ठीक है। अब मैं दोनों में एक एक अंतर आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये अंतर आपको पढ़ना जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है। तो देखो, इसमें जो पहला अंतर है बच्चा, वो पहला अंतर क्या होता है? जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला अंतर क्या होता है, बताओ। रुधिर को अंगों से हृदय में या हृदय की ओर लाती है। कौन? सिरा। किसको? सिरा। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको ये फिगर दिखाया, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये देखो। अब देखो, सिरा क्या कर रही है, देखो, अंगों से रुधिर को कहाँ लेके आ रही है? हर्ट तक लेके आ रही हैं। और हर्ट से लंग तक भी लेके आ रही हैं। कौन? सिराएं। लेकिन बच्चा, ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। अच्छा, इसको एक अलग नाम देते हैं, इसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो मेरा पोर्शन है, देखो, इनका क्या काम है? अंगों से ब्लड को कहाँ कहाँ लेके आना? हार्ट में लेके आना। ठीक है। और ये क्या? हार्ट में लेके आना होता है। तो ये पहला अंतर हो गया। लेकिन जो धमनी होती है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करना। ठीक है। तो आप इसको अगर पहला अंतर यहाँ लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना। ये क्या करती है? अंगों से, जब अंगों से ब्लड हमारा क्या होता है, यूज हो जाता है अंगों के थ्रू, तो वो कहाँ पे लाया जाता है? हृदय में लाया जाता है। कहाँ पे?
हृदय में लाया जाता है। तो अंगों से हृदय तक लाने में कौन मदद करता है? शिराएँ करती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ धमनी की बात करो, तो धमनी में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है सर? हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कहाँ पहुँचता है बच्चा? अंग में पहुँचता है। ठीक है? तो ये क्या करती हैं? हृदय से अंग तक लाती हैं, मतलब करती हैं, और ये क्या करती हैं? अंग से हृदय में रुधिर को क्या करती हैं? प्रवाहित करती हैं। ठीक है? तो ये मेरा पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, आप मेरे को बताओ, शिरा में जो खून होता है, जो रुधिर होता है या ब्लड होता है, वो कैसा होता है? सर वो CO2 रिच होता है। ठीक है? कैसा होता है बच्चा? CO2 रिच होता है। तो इसका मतलब जो सिराएँ होती है वो किस टाइप के ब्लड को अपने अंदर रखती हैं? CO2 रिच ब्लड को अपने अंदर रखती हैं। ठीक है? ये आप एक-एक पॉइंट अपने तरीके से लिखना, ठीक है? मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको अपने तरीके से लिखना है। ठीक है? अच्छा, धमनी में कौन-सा होता है सर? O2 रिच ब्लड होता है। तो सिंपल आप क्या लिखोगे कि धमनी में जो खून या रुधिर प्रवाहित होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, या फिर ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, या ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ठीक है? अपने तरीके से। ठीक है? तो ये हमारा दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर होता है कि जो सिरा होती है, अब देखो भित्ति की बात हम करते हैं। धमनी में क्या होती है? धमनी की जो भित्ति होती है, भित्ति कैसी होती है बच्चा? मोटी होती है। आपको पता है ना? जो भित्ति होती है बच्चा बच्चा इसका क्या होता है? मोटी होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली जब पंप यहाँ पे होता है, देखो ये यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, तो ये जो पंप है, यहाँ से खून जब पंप होता है ना, तो डायरेक्टली क्या करता है? वो धमनी में जाता है। तो धमनी में जब यहाँ से सीधे प्रेशर पड़ रहा है, तो इसका मतलब खून भी यहाँ, खून के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जब खून के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, तो वो इनकी भित्ति पे क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। और आपको पता है कि जब ये भित्ति पे प्रेशर अप्लाई होगा, तो अगर ये मोटी नहीं होंगी तो क्या होगा? फट जाएँगी। अब ये जो प्रेशर है, वो जैसे-जैसे दूरी बढ़ेगी, वैसे-वैसे क्या होता है, जो भित्तियाँ होती हैं वो पतली होती चली जाती हैं। तो लास्ट में क्या हम बोल सकते हैं कि जो सिराएँ होती हैं, उनकी भित्ति कैसी होती है बच्चा? पतली होती है। ठीक है? तो ये भी एक बहुत बेसिक अंतर है कि ये इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और इनकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है? तो हम अगला पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि सिराओं की जो भित्ति होती है, ठीक है? 1 मिनट रुको। जो भित्ति की अगर हम बात करें, भित्ति किसकी? सिराओं की, वो कैसी होती है बच्चा? पतली होती है। ठीक है? लेकिन अगर हम धमनी की बात करें, तो इनकी भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। उसका रीज़न क्या होता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है? कोई डाउट नहीं। अगला। अब देखो इसके बाद, अच्छा इसके बाद और भी अंतर देखते हैं ना। ठीक है? अगला अंतर क्या है? देखो, अगला अंतर है कि सिराओं में जो रक्तदाब होता है वो कम होता है। सबको पता है ये बात? बिल्कुल सर, रक्तदाब। क्यों? क्योंकि जो हृदय होता है वो क्या करता है, जब पंप करता है, तो जो खून है वो सबसे पहले धमनी में जाता है, और जब धमनी में जाएगा तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली वहां पे पंप हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे जो दाब होगा बच्चा ना, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। रक्त दाब जो होगा वो क्या होगा? रक्त दाब जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। कहाँ पे? धमनी में। कहाँ पे? धमनी में। और यहाँ पे क्या होगा? धमनी के रिस्पेक्ट में रक्त दाब यहाँ पे कम होगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप और भी अंतर आप नोट करके कर सकते हो। ठीक है? जो बेसिक अंतर थे वो मैंने बता दिया है। अगर आपका आता है 4-5 नंबर में, तो इन्हीं को एक्सप्लेन करके ना बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है? सामने वाले को दिखाना है। ठीक है? और जितना बेहतर दिखा लोगे ना, उतने ही बेहतर नंबर आपको मिल जाएँगे। ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद अब देखो, जो बच्चा हमारा अगला टॉपिक है, वो टॉपिक क्या बोलता है? वो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि मनुष्य में जो परिवहन तंत्र होता है वो कैसे काम करता है? परिवहन तंत्र में कौन-कौन से अंग होते हैं? ठीक है? अच्छा, वो कैसे काम करते हैं? अगर काम करते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है? ये सारी बातें हमने परिवहन तंत्र में पढ़ ली। अब हम क्या करेंगे? उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? आप सोच के देखो ना, उत्सर्जन तंत्र क्या होता होगा? देखो जैसे हमने खाना खाया, अब हमने खाना को क्या किया? इनटेक किया, या फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गया। ठीक है? अब जब ये रॉ मटेरियल हमारी बॉडी में गए, तो अब ऐसा तो है नहीं वो वहीं पे रह जाएँगे। ठीक है? तो कहीं न कहीं उनका जो रूप है वो बदल जाएगा, और जब रूप बदल जाएगा और जब वो हमारे काम की नहीं होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बॉडी से उनको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है?
दैट इज नीड। अब देखो होता क्या है कि सिंपल अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जो अपशिष्ट होता है, मतलब टॉक्सिक वेस्ट, जो इनटेक हम करते हैं उसके बाद जो वेस्ट हमारा बच जाता है बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, टॉक्सिस होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है। कैसा होता है बच्चा, जहरीला। और ये बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक भी होता है, बहुत नहीं मतलब होता है नुकसानदेह, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो मिलके काम करते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा करने में अपनी पूरी सहायता देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अंग जो होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन अंग बोलते हैं। और ये जो पूरा तंत्र काम करता है, ऑफिशियली जो पूरा तंत्र काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। और अगर मनुष्य की बात करें, मतलब विशेषकर अगर मनुष्य की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लीन है, ओके। अब देखो इसमें बच्चा मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो उत्सर्जन अंग होते हैं, ठीक है, पहले हम उसको थोड़ा सा जानते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल वे में उसको जानेंगे वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो आपको पिक्चर दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे आपका सबसे पहला क्या है, वृक्क है। वृक्क को हम किडनी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, लेफ्ट किडनी है। आपको पता है इंसान में दो किडनी होती है, ठीक है। एक किडनी नहीं भी हो तब भी इंसान जीवित रह सकता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और सच भी है, बट ये है कि ड्यूरेबिलिटी तो कम हो ही जाती है इंसान की, ठीक है। आजकल आईफोन बेचने का भी काम शायद किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। लोग बोलते हैं यार किडनी बेच के आईफोन देंगे, बड़ा बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, मतलब बड़ा आम बात है कि अरे भाई हम आईफोन तुमको दिए हैं, ठीक है, किडनी बेच के दे क्या, ठीक है। हाँ, तो वही है। देखो तो इंसान में किडनी जो होती है दो होती है, ठीक है। देखो एक किडनी ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। आपको पता है ना किडनी का क्या काम होता है। किडनी किडनी एक तरह की होती है, आपको फिल्टर बोल सकते हो, फिल्टर मशीन जैसे हमारे घरों में नहीं होती, जिससे हम पानी पीते हैं, आरओ। एक तरह का आरओ है ये, ठीक है। कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्या हमें जानना है, हमें देखो पहले देखो ध्यान से, एक एक अंग को बिल्कुल ध्यान से देखो और उनको बोलते क्या है वो एक बार पढ़ो और एक बार सोचो कि उनका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, ठीक है। पहले आप ओवरव्यू लो सबका, ओवरव्यू, ठीक है। जैसे ओवरव्यू के बारे में अगर मैं बताऊं, देखो ये आपका क्या है, लेफ्ट किडनी है, ये आपकी राइट किडनी दिख रही है, ठीक है। और ये जो आपका ब्लू कलर का है इसको हमने क्या बोला है, बायां वृक्क सिरा बोला है, ठीक है सर। और ये जो है बच्चा, ये देखो जो रेड कलर की है इसको कह रहे हैं कि ये सर महाधमनी है। महाधमनी मतलब कि ये कहीं ना कहीं हार्ट से कनेक्टेड होगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ कि हो क्या रहा है, क्या जो चीजें मैंने पीछे पढ़ ली हैं, क्या वो इन चीजों से मैच कर रहा है, इस चीज को भी आपको देखना है, ठीक है। ओके। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो बच्चा, तो ये जो पाइप आपको एक दिख रही है इसको मूत्र वाहिनियां बोल रहे हैं, इसको। अच्छा एक चीज और मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मूत्र वाहिनियां है ना, ये कहाँ से निकल रही है, किडनी से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है बच्चा, किडनी से निकल रही है। और जब ये किडनी से निकल रही है तो ये किडनी से निकल के देखो, ये ऐसे 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 करके यहाँ पे, ये क्या है, मूत्राशय है। मूत्राशय में जाके मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉयलेट है, जो यूरिन है हमारा, वो किडनी से कहाँ पे आता है, मूत्राशय में आता है। कुछ ऐसा ही कुछ अगर हम गेस करें तो, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम अपने तरीके से रिसर्च कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मतलब हम समझ सकते हैं, ठीक है। ओके। तो ये आपका हो गया। ये आपका जो है ये वाला जो नीला नीला दिख रहा है ये क्या है, इसको हमने क्या नाम दिया सर, ये बायां वृक्क सिरा है, ठीक है। अब देखो ये चीज नीचे तक भी आई हुई है, ये देखो अभी इसके पीछे है, फिर ये यहाँ भी आपको दिख रही है, ठीक है, दिख रही है ना, हाँ दिख रही है। अच्छा एक किडनी से जो मूत्र मार्ग है या मूत्र वाहिनियां है वो यहाँ तक आ रही है, ठीक है। और फिर दूसरी किडनी से भी मूत्र क्या है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब सोच के देखो अगर ये वाली किडनी नहीं होगी तो क्या होगा, जो मूत्र है वो केवल एक किडनी से होके जाएगा। कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, हाँ सर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये मूत्राशय, मूत्राशय क्या है, देखो ये गोल सी थैली है, मतलब यहाँ से जो हमारा टॉयलेट है, यूरिन है, वो क्या होता है, इस मूत्राशय में इकट्ठा होता है। और फिर मूत्राशय में इकट्ठा होता है तो सिंपल सी बात है कि मूत्र मार्ग के थ्रू ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्या होंगी आपको समझ में
आई होंगी। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? तो ये हमारा ओवरव्यू था। हमने क्या समझा चित्र को देख के, वो तो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि एक्चुअलिटी क्या है, या जो हम सोच रहे हैं क्या वो सच में सही है। तो इस तरह से ये पढ़ने का एक टेक्नीक होता है। अब आपको पता है बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी अगर आपने ये चीज़ थोड़ा-सा अपने तरीके से ओवरव्यू किया तो। ओके? ठीक है। अब अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या बोलता है, जस्ट अ मिनट, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या बोलता है हमें। देखो अब यहाँ सारा जो कनेक्शन है बच्चा ना, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा-सा नॉलेज देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो हमारे वेस्ट चीज़ें होती हैं, क्या-क्या होती है? एक तो CO2 होता है, ठीक है? और एक नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है? तो देखो, होता क्या है कि जो लंग होता है वो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ठीक है? लेकिन जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, या फिर जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, जब रुधिर में एंट्री करता है, किडनी में एंट्री करता है, तो किडनी क्या करता है, उसमें जो नाइट्रोजन होता है बच्चा ना, उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है? कौन? किडनी। किडनी क्या करता है, नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है। अब इसमें क्या हो गया, अवशोषित जो नाइट्रोजन है वो तो इकट्ठा हो गया, साथ में कुछ वाटर भी क्या करता है, अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। तो मतलब उसके पास एक ऐसा विलयन बनता है वाटर का, जिस जो नाइट्रोजन युक्त होता है, और इसी विलयन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी विलयन को हम टॉयलेट या फिर यूरिन या फिर मूत्र बोलते हैं, सॉरी, यूरिन बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं या फिर मूत्र बोलते हैं, ठीक है? अब ये जब प्रोसेस होता रहता है तो क्या होता है, पूरी बॉडी में, देखो पूरी बॉडी में जो ब्लड है हमारा हमेशा सर्कुलेट होता है, बिल्कुल सर, हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। तो उस तरह जो हमारी किडनी है वो क्या करती है, नाइट्रोजन को इकट्ठा करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। और जब इसमें बहुत ज्यादा मूत्र हो जाता है, ठीक है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो वो मूत्र मार्ग के थ्रू क्या होता है, सॉरी, हाँ, बायां, क्या है, मूत्र, हम्म, तो यहाँ पे जो मूत्र वाहिनियां है बच्चा, मूत्र वाहिनियों के थ्रू जो मूत्र होता है वो क्या होता है, हमारे मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है? कहाँ इकट्ठा हो जाता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। और जैसे जैसे ये इकट्ठा होता है, अब जो हमारा मूत्राशय होता है ना, वो एक रबड़ की थैली की तरह होता है। जैसे गुब्बारा आपने देखा है, हाँ, बलून देखा होगा ना, उसमें अगर आप पानी भरते रहो तो फूलता रहता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना? तो वैसे ही हमारा जो मूत्राशय होता है ना, वो भी होता है। वो क्या होता है, वो फूलता रहता है ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा जब यूरिन, जब हमें जब हमें मतलब महसूस होता है कि अब हम यूरिन जाने वाले हैं, यूराइन करने वाले हैं, तो आपने देखा होगा, अगर आप नहीं जाते हो तो थोड़ा-सा आपको यहाँ भारी-भारी सा लगता है। नीचे की तरफ भारी लगता है कि नहीं लगता है? वो भारीपन क्यों लगता है? क्योंकि जो आपका मूत्राशय है ना, वो क्या हो रहा है? फैल रहा है। ठीक है? चूँकि ये रबड़ की तरह होता है, ठीक है? लचीला होता है। लचीले का मतलब इसकी जो भित्तियाँ होती हैं, लचीली होती हैं। तो वो क्या होती है, ऐसे फूलती जाती हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पे थोड़ा-सा भारीपन महसूस होता है। जब भारीपन महसूस होता है, तो हमें लगता है यार ज़्यादा हो रहा है। कभी-कभी आपने नोटिस किया होगा, जब ऐसा होता है हम चलते हैं तो हल्का-सा मतलब आवाज़ भी आती है। नहीं नोटिस किया? मैंने किया है देखो, ठीक है? मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, ठीक है? हाँ। क्योंकि देखो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में, देखो ये हमारे जीवन का अंग है, तो हमें सब चीज़ों को महसूस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है? आज भी मैं सोचता हूँ, आज भी चीज़ों को करता हूँ, बेसिक तरीके से, जैसे बच्चे नहीं करते वैसे मैं भी करता हूँ, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जब आप अचानक से वॉशरूम गए, ठीक है? वॉशरूम टॉयलेट करने गए, ठीक है? यूरिन क्या हुआ, आपने क्या हुआ, यूरिन को एक्सक्रिएट कर दिया, बाहर कर दिया, तो आपको बड़ा हल्का फ़ील होता है। हल्का क्यों फ़ील होता है? क्योंकि जो आपका मूत्राशय चौड़ा एकदम फूल के एकदम डिब्बा हो गया था, ठीक है? अब क्या हुआ, उसमें से यूरिन तो निकल गई, अब वो क्या हो गया, पचक गया। तो चारों तरफ जो प्रेशर होता है बच्चा ना, वो क्या होता है, कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम होता है तो बड़े हमें हमें बड़ा रिलैक्स महसूस होता है, ठीक है? हाँ, तो ये रीज़न होता है, ठीक है? आपको पता होगा ये बात, ओके।
ठीक है? और उसके बाद क्या होता है जब मूत्र यहाँ से बाहर आता है, तो किसके थ्रू आता है बच्चा? मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर आता है, ठीक है? तो आई होप कि ये थोड़ी-सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है? अच्छा, तो अब देखो इसको मैं थोड़ा-सा और आपको और अच्छे तरीके से डीपली बताऊँगा क्योंकि अभी मेरे और भी अंग हैं जो एक्सक्रिएशन में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, ठीक है? दिमाग लगाओ और चीज़ों को बिल्कुल ऑब्ज़र्व करो, चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है? करो बाकी हम लोग कल वाले लेक्चर में मिलते हैं बेहतरीन तरीके से और इसके आगे हम चीज़ों को कन्क्लूड करेंगे, ठीक है? ओके बच्चा, गुड बाय, मज़े में रहो, खुश रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो। ओके बाय।